Hello everyone, welcome again to my class, and today we will be going to continue the first chapter of book 2, Challenges of Nation Building. Today we start the topic Consequences of Partition. कल हमने जो टॉपिक्स किए थे वो थे Challenges after Independence, नेहरूवियंस अप्रोच टुवर्ड्स नेशन बिल्डिंग और कैसे पार्टीशन हुआ, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी पार्टीशन से रिलेटेड, ये हमने कल टॉपिक्स कवर किए थे। तो आज जो टॉपिक्स हमने स्टार्ट करने हैं दैट इज़ कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पार्टीशन। कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब होता है परिणाम यानी रिजल्ट। पार्टीशन का रिजल्ट क्या निकला, तो भाई पार्टीशन हो रहा है तो क्या क्या कंडीशंस हुई। बहुत सारे लोग मारे जा रहे थे, सिर्फ इंडिया में ही नहीं पाकिस्तान के अंदर भी, यानी जो भी बॉर्डर्स थे दोनों ही तरफ बहुत सारे लोग मारे जा रहे थे, हत्याएं हो रही थी। ऑन द नेम ऑफ रिलीजन पीपल ऑफ वन कम्युनिटी किल पीपल ऑफ अदर कम्युनिटी। लाहौर, अमृतसर, कोलकाता बिकेम द मेन कम्युनल जोन्स रिलेटेड टू दिस राइट्स। यानी इस टाइम पर ज़्यादातर जो दंगे फसाद थे वो थे भाई धर्म के नाम पर, एक धर्म वाला दूसरे धर्म वाले को धर्म के नाम पर ही हत्या कर रहा था। और ज़्यादातर जो कम्युनल जोन्स बने हुए थे, यानी जिन एरियाज़ में सबसे ज़्यादा खतरा था उस टाइम पर, वो थे लाहौर, अमृतसर और कोलकाता। यहाँ पर सबसे ज़्यादा दंगे भड़के हुए थे। मुस्लिम एंड हिंदू बोथ अवॉइडेड टू गो इन देयर एरियाज। थाउजेंड्स ऑफ वुमेन किडनैप्ड बाय बोथ साइड्स। इन मैनी केसेस वुमेन्स वर किल्ड बाय देयर ओन फैमिली and children were separated with their family. Writers, poets in some parts in India and Pakistan expressed the ruthlessness of the killings, displacement and other happenings that they experience. कि जो कुछ भी हो रहा था उस टाइम पर मुस्लिम्स हों चाहे हिंदूज़ हों, दोनों को ही इतना बुरा व्यवहार हो रहा था दोनों के साथ कि दोनों ही एक दूसरे के एरियाज़ में जाने से बचने लगे थे। बहुत सारी औरतों को किडनैप किया गया, रेप किया गया, मारा गया। यहाँ तक कि फैमिली मेम्बर्स खुद ही अपनी लड़कियों को मार रहे थे क्योंकि उन्हें ये डर था कि भाई इनके साथ कुछ गलत ना हो जाए, तो इसलिए उन्होंने खुद को ही अपने बच्चों को जहर देना शुरू कर दिया था। फिर कई बच्चे थे जो बेघर हो गए, अपनी फैमिली से अलग हो गए क्योंकि इतने ज़्यादा मात्रा में लोग डिस्प्लेस्ड हुए थे, पता ही नहीं लग रहा था इतने दंगे फसाद के अंदर कौन कहाँ जा रहा है, किसको क्या परेशानी हो रही है। तो इसलिए बहुत सारे बच्चे थे जो सेपरेट हो गए अपनी फैमिली से। कई राइटर्स ने, पोएट्स ने, चाहे वो इंडिया के हों या पाकिस्तान के हों, उन्होंने जो भी इस टाइम पर इतनी हज़ारों लाखों के संख्या में जो लोगों को मरते हुए देखा, घायल होते हुए, बर्बाद होते हुए देखा, वो सारी ही चीज़ें उन्होंने अपनी बुक्स में, अपनी पोएम्स वगैरह में शेयर करी थी। कई राइटर्स और पोएट्स जो थे उन्होंने मतलब इस घटना को, जो ये डिवीज़न हुआ था दो देशों का, उसको एक नाम दिया था। उन्होंने इसको कहा था डिवीज़न ऑफ हार्ट्स, यानी ये सिर्फ दो देशों का बंटवारा नहीं है, ये दिलों का बंटवारा है। दिल डिवाइड हो गए हैं, टूट गए हैं। जो एक डाटा जो दिया हुआ है बुक में वो है कि अराउंड 80 लाख पीपल वर किल्ड, यानी कि करीब इतने जो लोग थे वो एक जगह से दूसरी जगह चले गए थे और डिस्प्लेस्ड हुए थे, और इनमें से करीब 5 से 10 लाख जो लोग थे उनको मारा जा चुका था। तो ये कुछ डाटाज हैं अप्रॉक्सीमेटली कि इतना ज़्यादा बर्बादी हुई थी, इतना खून खराबा, और ये सारा कुछ हमने खुद एक्सपीरियंस किया था इंडियंस ने, चाहे वो पाकिस्तानी हो। तो ये सारी प्रॉब्लम्स उस टाइम पर क्रिएट हुई थी। अब एक पार्टीशन तो हो गया, सब एरियाज़ डिवाइड हो गए। अब आते हैं कि कुछ एरियाज़ ऐसे थे जिनके ऊपर ना तो कंट्रोल था पाकिस्तान का और ना ही इंडिया का। अब उनको कैसे मर्ज किया जाए इंडिया के अंदर। तो योर नेक्स्ट टॉपिक इज़ इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, यानी कि जो प्रिंसली स्टेट्स थी उनको भारत में कैसे विलय किया जाए, उनको कैसे मर्ज किया जाए। तो जिस टाइम पर ब्रिटिश इंडिया था तो कुछ प्रोविंसेस थी जो थी ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस और कुछ थी प्रिंसली स्टेट्स, एंड दैट वर अराउंड 565, यानी कि कम से कम भी 565 प्रिंसली स्टेट्स थी उस टाइम पर। तो ब्रिटिश पैरामाउंसी के अकॉर्डिंग
जो प्रिंसली स्टेट्स थी दे वर एंजॉयड सम फॉर्म ऑफ कंट्रोल ओवर देयर इंटरनल अफेयर। जो ये प्रिंसली स्टेट्स बनाई गई थी उस टाइम पर ब्रिटिश पैरामाउंसी के अकॉर्डिंग इन प्रिंसली स्टेट्स के अंदर जो रूलर्स थे या जो राजा महाराजा थे उस टाइम पर, इनका कुछ इंटरनल अफेयर्स के ऊपर, यानी जो भी अंदरूनी मामले हैं उनके राज्य के, उन पर उनका थोड़ा बहुत कंट्रोल होता था या कुछ उनको पावर्स दी जाती थी। तो वो थी प्रिंसली स्टेट्स। अब क्या हुआ इसके बाद, जब ब्रिटिश रूल ख़त्म हो गया, डिवाइडेशन हो गया, तो ब्रिटिशर्स ने ये कहा था कि जो ये प्रिंसली स्टेट्स रह गई हैं हम इनको अपनी मर्ज़ी पर छोड़ देते हैं कि भाई ये पाकिस्तान के साथ जाना चाहती हैं, उनके साथ मर्ज होना चाहती हैं तो उनके साथ चली जाएं, और अगर इंडिया के साथ मिलना चाहती हैं तो वो इंडिया के साथ मर्ज हो सकती हैं, मिल सकती हैं। तो अब प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट हुई? प्रॉब्लम स्टार्ट होती है तब जब जो त्रावणकोर का जो रूलर था उसने अपने आप को या त्रावणकोर को इंडिपेंडेंट अनाउंस कर दिया, यानी कि उसने अपने एरिया को, जो स्टेट थी उसको एक इंडिपेंडेंट स्टेट अपने आप ही घोषित कर दिया। तो जब एक स्टेट या एक राजा अपने आप को इस तरह से इंडिपेंडेंट घोषित कर रहा है तो हो सकता था जो दूसरे लोग हैं प्रिंसली स्टेट से रिलेटेड वो भी अपने आप को इसी तरह से इंडिपेंडेंट अनाउंस कर दे। तो इससे क्या प्रॉब्लम होती कि भाई अभी तो हम दो पार्ट्स में डिवाइड हुए हैं, इंडिया और पाकिस्तान में, लेकिन इससे ये खतरा था कि भारत कई टुकड़ों में डिवाइड हो सकता था। जैसे हैदराबाद का निज़ाम था, जूनागढ़ का नवाब था, इन लोगों ने भी अपने आप को भारत में मर्ज करने से मना कर दिया था। तो इन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया गया? दिस प्रॉब्लम वॉज सॉल्व्ड बाय सरदार वल्लभ भाई पटेल। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे उस टाइम पर वो क्या थे? होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, गृह मंत्री थे, और उन्हीं की सूझबूझ थे, उन्हीं के कुछ प्रयास से जो ये प्रिंसली स्टेट थी कैसे मर्ज हुई इंडिया के साथ, वही चीज़ें हमने आगे कवर करनी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर जम्मू कश्मीर की, द प्रॉब्लम रिलेटेड टू कश्मीर। Kashmir problem has been central to the dispute between India and Pakistan, and 3 wars were fought between both the countries in 1948, 1965 and 1971। और इसके अलावा एक और युद्ध हुआ था, वो हुआ था 1999 में, और मेन इशू था कारगिल इशू। तो ये मेन 3-4 युद्ध हुए थे, और शुरुआत से ही एक डिस्प्यूट का रीज़न रहा है कश्मीर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। तो जिस टाइम पे तीनों चारों युद्ध हुए वहाँ पर जो रूलर थे या राजा थे उस टाइम पर वो थे महाराजा हरि सिंह, हिंदू रूलर थे, और जो मेन कुछ एरियाज़ ऐसे भी थे जहाँ पर मुस्लिम डोमिनेशन था, यानी जो वेस्टर्न एरियाज़ थे वहाँ पर आपके कश्मीरी के अंदर जो मुस्लिम थे वो ज़्यादा थे, और वो अपने आप को एक इंडिपेंडेंट स्टेट, यानी कश्मीर क्या है एक इंडिपेंडेंट स्टेट बन जाए, इस चीज़ की डिमांड वो लोग बार बार कर रहे थे। However, the partition riots broke out in Kashmir in September 1947 when Muslims were killed in the western part of Kashmir. This led people of this part to rebel against the Maharaja and declare their own Azad Kashmir government. हालांकि जो कश्मीर के अंदर थे जो ये राइट्स वगैरह थे पार्टीशन से रिलेटेड वो स्टार्ट हुए थे सितंबर 1947 में, और कब? जब बहुत सारे मुस्लिम्स मारे गए थे वेस्टर्न कश्मीर के अंदर, और इसकी वजह से वहाँ पर एक विद्रोह शुरू हो गया महाराजा के अगेंस्ट, और उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि भाई हमें अपना एक आज़ाद कश्मीर चाहिए। यानी जो गवर्नमेंट थी या महाराजा थे उनके सामने उन्होंने साफ कह दिया कि हमें अपना एक आज़ाद कश्मीर चाहिए ही चाहिए। तो इस चीज़ का जो फ़ायदा था, यानी जो ये डिस्टर्बेंस चल रही थी पाकिस्तान के अंदर, उसका फ़ायदा उठाया पाकिस्तान ने, और उसने ऐसे टाइम पर क्या किया, अपनी जो कुछ आर्मीज़ थी कुछ उनको श्रीनगर तक, जो कैपिटल सिटी थी जम्मू कश्मीर की, वहाँ तक उसने भेज दिया। जब हरि सिंह को इस बात का पता लगा कि भाई उसके जम्मू कश्मीर के अंदर उसकी सेना अंदर तक आ चुकी है, तो उसने इंडियन गवर्नमेंट से हेल्प मांगी, और उस टाइम पर इंडियन गवर्नमेंट ने एक
लेटर के ऊपर साइन करवाया इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के ऊपर। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन का मतलब है कि आप अपना अधिग्रहण यानी आपका कंट्रोल आप मर्ज कर रहे हो इंडिया के साथ। तो इस के इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के ऊपर उन्होंने साइन करवाने के लिए भेज दिए। और जब राजा हरि सिंह ने इस चीज़ के लिए हामी भर दी साइन करने के लिए, तो उस टाइम पर एक और वहाँ पर लीडर थे नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ कश्मीर के, उन्होंने भी इसके ऊपर साइन करने के लिए हामी भर दी। तो इस तरीके से कश्मीर मर्ज हुआ इंडिया के साथ। तो एक लीगल डॉक्यूमेंट्स के ऊपर साइन हुए थे जिसकी वजह से जो कश्मीर है वो हिस्सा बना इंडिया का। तो ये तो थी यहाँ की प्रॉब्लम। नेक्स्ट वाज रिलेटेड टू हैदराबाद। हैदराबाद का जो राजा था या निज़ाम था, रूलर था, वो बहुत ज़्यादा रिच था। ही वॉज वेरी रिच, बट पीपल ऑफ हैदराबाद वॉज नॉट हैप्पी, सो दे स्टार्ट मूवमेंट अगेंस्ट हिम। वहाँ का जो निज़ाम था बहुत ज़्यादा अमीर था और वो चाहता क्या था, पाकिस्तान के साथ अपनी स्टेट को मर्ज करना। लेकिन जो यहाँ के लोग थे, जो सिटीज़न थे, वो इस निज़ाम से खुश नहीं थे, इसलिए उन्होंने निज़ाम के अगेंस्ट मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। और तेलंगाना में इस मूवमेंट में बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया, उसमें पीजेंट्स भी थे, वुमेन्स भी थी, दे ऑल वर पार्टिसिपेटेड इन दिस मूवमेंट। कम्युनिस्ट एंड हैदराबाद कांग्रेस पीपल इसमें सबसे ज़्यादा आगे थे, यानी जो मूवमेंट जो स्टार्ट हुआ था निज़ाम के अगेंस्ट, उसके अंदर जो हैदराबाद कांग्रेस के लीडर्स थे और दूसरी तरफ कम्युनिस्ट लोग जो थे, उन लोगों ने इसमें सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। एंड टू स्टॉप दिस मूवमेंट हैदराबाद निज़ाम सेंड देयर आर्मीज़ टू स्टॉप दिस मूवमेंट। और जो राजा की जो आर्मी थी, इस निज़ाम की आर्मी थी, उसको रज़ाकार्स बोला जाता था यहाँ पर। तो उसने इनको रोकने के लिए अपने रज़ाकार्स वहाँ पर भेज दिए और इतनी मनमर्जी चलाई, लोगों पर दुनिया भर के अत्याचार करे। तो इस टाइम पर जो इंडियन गवर्नमेंट थी उसको यहाँ पर इंटरफेयर करना पड़ा, तो उसने अपनी आर्मीज़ वगैरह भेजी। सितंबर 1948 में इंडियन गवर्नमेंट ने अपनी आर्मी भेजी और तब निज़ाम को सरेंडर करना पड़ा और इस तरीके से हैदराबाद ने इंडियन यूनियन को ज्वाइन किया था। तो ये हैदराबाद का इशू था। इसी तरह से एक दो और छोटी स्टेट्स हैं जिन्होंने बाद में इंडिया के साथ मर्ज कर लिया था। तो दैट वाज मणिपुर। मणिपुर का बहुत छोटा सा टॉपिक है, आप में ज़्यादातर या तो 1 मार्क्स में आता है या 2 मार्क्स में अक्सर ये क्वेश्चन आ जाता है। तो यहाँ का जो लीडर या राजा था वो थे बोधचंद्र सिंह। तो बोधचंद्र सिंह जो थे वो यहाँ के लीडर या राजा कहलाते थे। इंडिपेंडेंस से पहले ही ऑलरेडी साइन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, यानी कि जब आज़ाद भी नहीं हुआ था भारत, उससे पहले ही इन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के ऊपर साइन कर दिए थे। और यही पहली स्टेट बनी थी इंडिया के अंदर जहाँ पर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज प्रोवाइड करवाई गई थी और सबसे पहले इलेक्शंस हुए थे इंडिया में। तो ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं कि भाई कौन सी स्टेट थी जहाँ पर इलेक्शंस होल्ड हुए थे आफ्टर इंडिपेंडेंस या यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इंट्रोड्यूस किया गया था। तो दैट वाज मणिपुर। मणिपुर सबसे पहला राज्य था। तो ये इस तरीके से जो प्रिंसली स्टेट्स थी, इनको मर्ज करने में जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था वो क्या था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। उन्होंने बहुत कोशिश करी कि भाई जो यहाँ के निज़ाम हैं या रूलर्स हैं, लोग हैं, उनके मन में एक नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप करें कि कैसे उनका लगाव हो भारत की तरफ और वो पाकिस्तान की तरफ जो उनका झुकाव था वहाँ से ख़त्म होकर वो इंडिया के साथ, इंडियन यूनियन के साथ अपने आप को ज्वाइन करें। तो एक इम्पॉर्टेंट रोल माना जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल का और उनको आयरन मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। तो इसी तरीके से गोवा, पौंडीचेरी, ये सब भी जो थे बाद में इंडिया के साथ मर्ज हो गए थे, क्योंकि आफ्टर इंडिपेंडेंस इन एरियाज़ के ऊपर भी या तो पोर्तुगीज़ का काफ़ी लंबे टाइम तक कंट्रोल रहा था और बाद में इन्होंने भारत के साथ ये कैसे इंडियन गवर्नमेंट ने यहाँ पर जाकर इंटरफेयर किया, डरा धमका कर या उनको मनवा कर इंडिया के साथ मर्ज कर लिया था।
योर नेक्स्ट टॉपिक इज रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, यानी कि कैसे दोबारा से स्टार्ट हुआ वापस से स्टेट्स को बनाया जाना। यानी स्टेट्स तो हमारे पहले भी थी, लेकिन अब कई नई स्टेट्स थी जो आकर हमारे जो प्रिंसली स्टेट्स थी आकर जुड़ गई थी, तो वापस से ज़रूरत थी उन स्टेट्स को अलग अलग एरियाज़ में डिवाइड करने की, उनकी बॉर्डर्स वापस से रिक्रिएट करने की। तो क्या प्रॉब्लम आई, क्या क्या चीज़ें हुई, वही हमने आगे टॉपिक करना है। तो सबसे पहले जो टॉपिक आता है विशाल आंध्र मूवमेंट, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि आंध्र मूवमेंट कैसे हुआ था। तो थ्रू दिस मूवमेंट द पीपल ऑफ आंध्रा they demanded that the Telugu speaking areas should be separated from the Madras province of which they were a part and be made into a separate Andhra province। यानी कि जो ये आंदोलन यहाँ पर स्टार्ट हुआ था, ये हुआ था कि इससे रिलेटेड के जो तेलुगु भाषा बोलने वाले लोग थे मद्रास के अंदर, उन्होंने ये कहा कि भाई जो तेलुगु बोलने वाले लोग हैं उनके लिए अलग से एक प्रोविंस बना दी जाए। कौन सी? आंध्रा प्रोविंस बना दी जाए, जहाँ पर तेलुगु भाषा बोलने वाले ही लोग हों। और इस मूवमेंट के जो मेन लीडर थे वो थे पोट्टी श्रीरामुलु, और उन्होंने इस डिमांड को बहुत ज़ोरों शोरों से इस आंदोलन को शुरू किया था, लेकिन गवर्नमेंट से ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। तो इस वजह से ही वेंट ऑन इनडेफिनिट फास्ट, आमरण अनशन पर बैठ गए, कोई दिन डिसाइड नहीं किया गया, और करीब 56 डेज़ के बाद उनकी डेथ हो गई इस अनशन की वजह से। और फाइनली पीएम अनाउंस द फॉर्मेशन ऑफ अ सेपरेट आंध्र स्टेट इन दिसंबर 1952। उनकी डेथ के बाद जो प्रधानमंत्री थे हमारे नेहरू जी, उन्होंने अनाउंस किया कि भाई एक सेपरेट स्टेट होगी आंध्र प्रदेश, और इसका डिक्लेरेशन हुआ था दिसंबर 1952 में। तो सबसे पहली जो लैंग्वेज बेस्ड स्टेट मानी जाती है इंडिया के अंदर, वो आपकी बनी थी आंध्र प्रदेश 1953 में। डिक्लेरेशन तो 52 में हुआ था, लेकिन एक जो आप ऑफिशियली कह सकते हो इसको 1953 से फॉलो करना स्टार्ट हुआ था। तो इसी तरीके से कुछ और लैंग्वेज ग्रुप्स थे, दे ऑल्सो रेज देयर डिमांड्स। उन्होंने भी अपनी लैंग्वेज से रिलेटेड इस तरह की डिमांड, सेपरेट स्टेट्स की डिमांड स्टार्ट कर दी। गवर्नमेंट ने उनकी डिमांड्स को कैसे फुलफ़िल किया, क्या क्या चीज़ें हुई, वो हम नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। आई होप दिस इज़ इनफ फॉर टुडेज़ क्लास। होप यू अंडरस्टैंड। ईजी से टॉपिक्स हैं, स्टोरी हैं छोटी छोटी, आप एक बार पढ़ोगे तो आपको ज़रूर दिमाग में बैठ जाएंगी वो। फिर भी कोई डाउट्स हों तो कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।